हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 10 के रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ना अम्ल क्षारक एवं लवण में से अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, वो भी सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है धातुओं कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यानी हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, और अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ेंगे हम लोग, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्लियर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं धातु के साथ अभिक्रिया, जो बहुत अच्छे से समझाया गया, उसको एक बार जाकर आप प्लीज देख लीजिएगा। लेकिन जो आज हम लोग सीखेंगे ना, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्लियर हुआ। चलिए अब ये देख लेते हैं होता क्या है। अगर हम धातु कार्बोनेट को ना अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, यानी अब अम्ल ले लिए और धातु कार्बोनेट दोनों को आपस में मिला दिए ना, तो मिलने के बाद यहाँ पर क्या करता है ना कि आपस में मिलकर लवण बनाते हैं और CO2, उसके बाद क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये होता है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल के बीच में। उसके बाद फिर अगर आप धातु कार्बोनेट ले लिए और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिए, उसके बाद आप अम्ल लिए, उनको भी अगर आप मिलाएंगे तो सेम प्रोसेस वही होगा। ये भी लवण बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा। आगे बात समझे, इतना यहाँ पर लॉजिक है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा भी गया है। हेडिंग क्या है, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा, यानी इसके द्वारा हम लोग को रिएक्शन कराना, किसके साथ, अम्ल के साथ। तो लिखा गया ना, जब अम्ल को, देखो ध्यान से, जब अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल क्या बनाता है, CO2 गैस का निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। एक बार फिर सुनो, यानी जब अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 का निर्माण करता है। लवण, CO2 व जल का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखना है ना, रिएक्शन भी देखना है कि रिएक्शन ये कैसे हो रहा है, इसके लॉजिक को समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक को समझना और रिएक्शन करना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया ये कंपाउंड कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर सवाल था जी कार्बोनेट क्या होता है, उसको पहले डिस्कस कर लीजिए, तब आगे हम लोग चलते हैं। आ रही बात समझ में? चलो देख लो, जैसे अब कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट यहाँ पर इधर हम जानते हैं ना, CO2 को आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर यहाँ पर CO3 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। और एक सवाल है ना कि जो कार्बोनेट होता है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो जान जाओ कि कार्बोनेट जो होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है। अब उसके साथ वही एटम जुड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन जितना देता है। अगर 2 देने वाला होगा तो 1 जुड़ेगा, 1 देने वाला होगा तो 2 जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम 2 देता है और कार्बोनेट लेता है 2, तो अब यहाँ पर 1 जुड़ेगा। यानी इसको अब हम बोलेंगे क्या, धातु कार्बोनेट सिंपल में बोलेंगे, लेकिन इसका जो IUPAC नेम होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। आई बात समझ। चलो अब हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, उसके बाद HCl ले लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखा कि मिक्स करने के बाद तुरंत बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया, उसके बाद CO2 गैस। यानी देखो करोगे क्या ना, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए एक ग्लास में या एक बीकर में, उसके बाद उसमें क्या करोगे, एसिड डाल दोगे। जब एसिड डालोगे ना, तो एसिड डालने के बाद क्या होगा ना, उसके नीचे जो होगा तल पर बन जाएगा लवण, और उसके बाद उसके ऊपर जल हो जाएगा, और डालते ही उसमें से गैस निकलेगी जो हमारा वो होगा CO2 गैस। आई बस, तो ये लॉजिक है। अब उसके बाद सेकंड दिया गया है रिएक्शन, धातु कार्बोनेट से तो हो गया। इसी तरह अब हम रखते चले जाएंगे कंपाउंड को, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेंगे, या Cl ले लेंगे, या H2SO4 लेंगे, या HNO3 लेंगे। ये लेते चले जाएंगे और इसी तरह हमारा प्रोडक्ट बनेगा, लवण बनेगा पहला, दूसरा बनेगा जल बनेगा, तीसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये दोनों तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा। अगर यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड ले लिए तो यहाँ पर दूसरा बनेगा। अब इसके बाद दिखा रहे हैं, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड क्या, धातु कार्बोनेट के साथ धातु हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन लिखा गया है। यानी धातु हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन लिखा गया है ना, उनमें अगर हम चेक करेंगे ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन लिखा गया, अगर इसको हम एसिड के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन 1 और 1 हाइड्रोजन, CO3 से 1 ऑक्सीजन निकलकर जल बन जाएगा बाहर। उसके बाद बनेगा CO2 बस, और बाकी जो बच रहा है जोड़ देना, यानी NaCl बचेगा, इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा लवण। अब इसको स्पष्ट समझ लेते हैं। अगर हम धातु कार्बोनेट को, किसको, धातु कार्बोनेट को अगर अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जल बनता है, लवण बनता है और CO2 गैस बनता है।
वही कहानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है। अगर हम उनको अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, CO2 बनता है, जल बनता है। यहाँ पर डिफरेंस साफ साफ लिखा गया है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ क्रिया करता है तो लवण जल CO2 का निर्माण करता है, क्लियर। चलो अब इतना पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके अंदर चलते हैं इनके और रिएक्शन को लेकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, सेकेंड रिएक्शन है इसी कंपाउंड का, मतलब इसी रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन दिखाया जा रहा है। अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सीखे थे, लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे ना, अब सेकेंड रिएक्शन सीखेंगे हम लोग इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्या है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अब यहाँ पर क्या ना कि अगर हम कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम रख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना कि जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर अम्ल के साथ क्रिया कराना है, यहाँ पर नाम भी लिख दे रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, हालांकि नाम जरूरी है। मैग्नीशियम कौन सा है, मैग्नीशियम, ये जरूरी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लियर। अब ये हुआ क्या ना कार्बोनेट, चलो देख लेते हैं हम लोग। जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को ना, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम अम्ल के साथ क्रिया करा दें तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा जल, बचेगा CO2, क्योंकि CO3 है तो 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा CO2, और यहाँ पर जल CO2 बाहर निकल गया, बचा क्या, बचा Mg, 2 Mg बचा, सॉरी Mg 1 बचा और उसके बाद Cl2 बचा। तो हम जानते हैं Cl2 2 Cl2 है तो 1 Cl2 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और 1 Cl2 1 लेता है, Mg जो होता है 2 देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बात आई सेकेंड, उसमें क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, या HNO3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना हम, जब पोटेशियम कार्बोनेट को HCl के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा। आई बात में, ये है इनके ऐसे रिएक्शन, बहुत मजा आता है इनको पढ़ने में। लेकिन हाँ, इसके पहले आपको छोटा सा ज्ञान होना चाहिए, तत्वों के नाम, उनके क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इतना आ रहा है तो बहुत अच्छे से सीख लोगे ये रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इसमें जादू नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, भी एक जादू होता है, लेकिन वो जब तीनों आएगा तब, क्लियर। चलो इसका फटाफट इसी शॉर्ट लो, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, उसके बाद यूज चलेंगे, फिर कहानी खत्म। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, लास्ट रिएक्शन, सबसे आखिरी रिएक्शन है धात्विक, मतलब सबसे लास्ट रिएक्शन है अम्ल का, और वह रिएक्शन जो है ना आपका धात्विक ऑक्साइड है। क्या है, धात्विक ऑक्साइड। अब इसको समझ लेते हैं कि सर धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। अब देखो, जब धातु अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है ना, जब धातु अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उससे हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, समान सूत्र होता है MO, यानी M मतलब होता है मेटल और O मतलब होता है ऑक्सीजन। इसको हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड, या हिंदी में बोल सकते हैं धात्विक ऑक्साइड। आगे बात समझ। अब यहाँ पर दिया गया ना कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो धात्विक ऑक्साइड होता है ना, उसका नेचर कैसा होता है, उसका बिहेव कैसा होता है। तो जो जान जाओ, धात्विक ऑक्साइड जो होता है ना वो क्षार प्रकृति का होता है, यानी वो क्षार के जैसा उसका स्वाद आएगा, या तो तीखा आएगा या तो कड़वा आएगा। अब अगर हम क्षार को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया होगा लवण कैसे बनता है। तो जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, क्लियर। तो अब जब लवण और जल बनता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो वही सेम कहानी यहाँ पर भी होगी। अगर हम धात्विक ऑक्साइड, यानी धात्विक ऑक्साइड जो होता है क्षार प्रकृति का होता है, अब उसको अम्ल के साथ मिलाएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। अब देखो, तो यहाँ पर क्या ना, जब धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के साथ मिला रहे हैं, देखो ध्यान से लिखा भी गया ना कि जब हम, मतलब जब अम्ल को धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है। और इसे हम लोग कहते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल दिया गया ना, जैसे हमारा क्या दिया गया, M की जगह हम मैग्नीशियम रख दिए तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको अम्ल के साथ क्रिया कराया था। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रकृति कैसा है, क्षार की है। कैसी प्रकृति, क्षारी। अब कहोगे सर ये क्षारी कैसे होगा, तो ध्यान सुन लो। देखो, ऑक्सीजन के पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, लॉन पे इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 1 2 3
अगर देखा जाए ना तो इसके पास जो होते हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे। कितने होंगे? 2। मतलब 2 ऐसे बॉन्ड होंगे ना जो बंद में भाग नहीं लेंगे। तो अब ये देख लो, आप ही देख लो अच्छे से। हमने बोला ना कि यहाँ पर इसके पास अच्छा होते हैं, क्या होते हैं? अच्छा। अब ये दोनों जो है ना इसके साथ बंद बनाने में भाग ले लिया, और ये 2 जो है ना ये बंद बनाने में भाग नहीं लेते। अब जब बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं तो ये किसी अप्रियम इलेक्ट्रॉन को देंगे। जब देंगे तो जो देता है इलेक्ट्रॉन लेविस के अनुसार वो कहलाता है क्षार। तो अब ये क्या करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षार है, और ये क्या है? अम्ल। ये दोनों आपस में मिलकर ना जल बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? लवण। क्या बनाएंगे? लवण। तो देखो यहाँ पर ये बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, लवण बना लिया, और यहाँ पर क्या बना लिया? जल। सेम कहानी यहाँ पर सोडियम के लिए। सोडियम ऑक्साइड को अगर हम H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो यहाँ से ये दोनों निकल गया और ये इसके साथ जुड़ गया। H2SO4 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम यहाँ पर 2 है तो एक सोडियम 1 देगा, एक सोडियम 1 यानी 2 हो गया। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर सोडियम सल्फेट बना लिया और क्या बना लिया? जल। ये था धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। आगे बस चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट हेडिंग होगा उपयोग, अम्ल का उपयोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं लास्ट हेडिंग है सबसे दमदार मजेदार कह सकते हैं ना कि और लास्ट हेडिंग है हमारा अम्ल का उपयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अम्ल का उपयोग में हम लोग क्या सीखना है कि अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखो सबसे पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल हैं जो हमारे लाइफ जीवन में बहुत यूज होते हैं। देखो जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं ये जान जाइए, जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं यानी जो जीव जंतुओं से प्राप्त अम्ल होते हैं तो वो ऑलरेडी तो यूजुअल होते हैं। जैसे क्या है ना, हमने बोला सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और कह सकते हो कि एसिटिक एसिड। ये जो होते हैं जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से। तो अब ये जो होते हैं ना हमारे लाइफ में बहुत ही यूजुअल होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। लेकिन जो जीव जंतुओं से नहीं प्राप्त किए जाते हैं अम्ल, जैसे क्या हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ और Cl हुआ, ये Cl, तो इनका भी लाइफ में यूज होता है। क्लियर? ये हानिकारक भी होते हैं, साथ में यूजुअल भी होते हैं। तो सबसे देखो ध्यान से, सबसे मोस्ट है ना, यहाँ पर लिखा गया है H2SO4 का उपयोग। किसका उपयोग? H2SO4 का उपयोग लिखा गया ना। इसका उपयोग कहाँ पर किया था? पेट्रोलियम और कृत्रिम रेशे व औषधि, औषधि की मतलब कि औषधि के निर्माण में, यानी औषधि बनाने के निर्माण में किया था। देखो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है और रेशे, इनकी जो इंडस्ट्री होती है ना, पेट्रोलियम में H2SO4 का शुद्धिकरण में किया जाता है, और जो रेसे कृत्रिम रेसे होते हैं जहाँ पर बनता है इनको, वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है, और साथ में जहाँ पर औषधि बनती वहाँ पर भी H2SO4 का यूज होता है। क्लियर? आई बस। अब यहाँ पर खाली इतना नॉर्मली लिखना है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट लिखा है HCl। HCl का उपयोग कहाँ पर होता है? लोहे की चादर साफ करने में होता है। किसमें होता है? लोहे की चादर को साफ करने में। और इसके अलावा एक और होता है जहाँ पर कपड़ा की जो कह सकते हैं कपड़ा पे जो कलर चढ़ाया जाता है, जो कपड़ा पर छपाई होती है ना, उसमें भी HCl का प्रयोग किया जाता है। तो देखो अब लोहे की चादर, जैसे मान लीजिए लोहा है, क्या है? लोहा, इसके ऊपर जंग लगा है तो हम HCl को गिरा देंगे ऊपर ना, ये साफ हो जाएगा आसानी से। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। आइए चलो लास्ट जो दिया गया HNO3, तो बहुत मजेदार है। HNO3 क्या होता है ना कि जैसे अब हमारे घर की जो महिलाएं होती है ना, वो ज्वेलर्स पहनती हैं, क्या पहनती है देखते हो ना, कि आँख कान नाक मुंह पहनती हैं। तो ये कुछ दिन तक जो सोना चांदी होता है ना, कुछ दिन तक बहुत चमकता है, लेकिन कुछ समय बाद जब बीता है काला हो जाता है। क्या होता था? काला। तो हम लोग ले जाते हैं सुनार के पास, तो ये क्या करता है ना, ये जो ज्वेलर्स होते हैं, अब इनको क्या करता है ना, उसको HNO3 के साथ इसको साफ करता है। क्या करता है? HNO3 के साथ साफ करता है, तो कुछ देर बाद ये चमकने लगता है। यानी हम कह सकते हैं ना कि जो HNO3 है इसका उपयोग सोना चांदी के शोधन में किया जाता है, जो कचरा उचरा लगा होता है उसको साफ करने में भी किया जाता है। ये तो था हमारा अम्ल का उपयोग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।